और प्यार हो गया भाग 21। सिटी हॉस्पिटल कानपुर। इमरजेंसी वार्ड में सोफिया का ट्रीटमेंट चल रहा है। मोना और रीना घबराई हुई बाहर खड़ी हैं। डर और घबराहट दोनों की आंखों से साफ साफ झलक रहा है। सोफिया कोई ऐसा कदम भी उठा लेगी, किसी ने सोचा नहीं था। कार्तिक को लेकर उसका प्यार अब जुनून बन चुका था। उसे किसी भी हालत में कार्तिक चाहिए था। कुछ ही देर बाद सोफिया के मम्मी पापा वहां आ पहुंचे। डॉक्टर्स ने सोफिया की जान तो बचा ली, पर खून बहुत ज्यादा बहने से वो अभी बेहोश थी। रीना और मोना को सोफिया के पापा ने घर जाने को कहा और खुद वहीं रुक गए। सुबह तक सोफिया को होश आ गया। उसके पापा अंदर गए और उसके सिरहाने बैठते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? डैड, आई लव हिम बट ही इज नेवर बिकम माइन डैड। सोफिया ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सोफिया, तुम्हारे लिए एक से बढ़कर एक लड़के की लाइन लगा दूंगा मैं, उसके पापा ने कहा। नो डैड, मुझे सिर्फ कार्तिक चाहिए। अगर आप मेरे लिए ये नहीं कर सकते तो चले जाइए यहाँ से, कहकर सोफिया ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। बेचारे उसके पापा अमित जी बेबस से वहीं बैठे सोफिया को देखते रहे। अमित जी जानते थे कि सोफिया एक बहुत ही जिद्दी लड़की है। एक बार जो कह देती है वो करके ही मानती है। बचपन से वो उसकी हर जिद पूरी करते आए हैं, जिसका नतीजा ये निकला कि आज सोफिया उनके सामने इस हालत में है। अमित जी वहाँ से उठकर बाहर आ गए। उन्होंने अपनी पत्नी से अंदर जाने को कहा और खुद सामने पड़ी बेंच पर बैठ गए। कुछ देर बाद जब मोना वहाँ आई तो अमित ने उससे कार्तिक का नंबर लिया और कार्तिक को फोन लगा दिया, लेकिन नंबर बंद आ रहा था। दूसरा नंबर मोना के पास नहीं था। अब तो एक ही तरीका था कि वो कॉलेज जाकर कार्तिक से मिले। अमित जी उठे और हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। कार्तिक रोजाना की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी नंदनी ने पूछा, बन्नी, तुम्हारा वो फोन मिला तुम्हें? नहीं नंदू, मैंने उस बार वाले से भी पूछा पर नहीं मिला। फोन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नंदू, तुम ठीक हो ये इम्पोर्टेंट है। बन्नी, मेरी इतनी भी फिक्र मत किया करो, आदत हो जाएगी मुझे। तो हो जाने दो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी हमेशा ऐसी ही फिक्र करूँगा। तुम बहुत अच्छे हो। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं था। मुझे अच्छा तुमने बनाया है। रिश्ते बनाना, उन्हें निभाना, किसी की परवाह करना, खुशी चाहना, ये सब मैंने तुमसे सीखा है नंदू। बन्नी, खामखा मुझे क्रेडिट दे रहे हो। तुम हमेशा से ही ऐसे थे, बस भाग रहे थे खुद से, इसीलिए समझ नहीं आया तुम्हें। मैंने कुछ नहीं किया है। जानती हो मैं तुम्हें इतना पसंद क्यों करता हूँ? क्यों करते हो? क्योंकि तुम बहुत सीधी सादी लड़की हो। तुम कभी किसी चीज का क्रेडिट नहीं लेती, सबके लिए अच्छा करती हो, पर फिर भी कहती हो कि मैंने नहीं किया। तुम्हारी सादगी ही तुम्हें सबसे अलग बनाती है नंदू। ऐसा मत कहो, मुझे शर्म आ जाएगी, नंदिनी ने झूठ मूठ कर शर्माते हुए कहा। ये सब चीजें तो तुझ पे सूट बिल्कुल नहीं करती। ऐसा क्यों? क्योंकि तेरे साथ मुझे कभी लड़की वाली फीलिंग आती ही नहीं है। कार्तिक हंसने लगता है। मतलब मैं लड़की नहीं हूँ? नंदिनी चिढ़ते हुए बोलती है। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूँ। नंदिनी अपने बालों को गूंथने लगती है तो कार्तिक उसके पास आकर कहता है, लाओ मैं कर देता हूँ। बन्नी, मैं कर लूंगी, नंदिनी ने कहा। मैं कर रहा हूँ ना, हाथ में दर्द हो जाएगा, बैठो चुपचाप, कार्तिक ने मीठी डांट लगाते हुए कहा। कार्तिक अपने हाथों से नंदिनी की टेढ़ी मेढ़ी चोटी गूंदने लगा। नंदिनी का दिल तो उछलकर बाहर आना चाहता था। उस वक्त तो मन ही मन सोचने लगी, तुम दोस्त इतने अच्छे हो तो पति कितने अच्छे बनोगे बन्नी। मैं सच में बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम मिले। ये लो, हो गई तैयार, देखो कैसी है। कार्तिक ने नंदिनी की चोटी आगे करते हुए कहा। बहुत अच्छी है। तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? नंदिनी ने कहा। जाना है ना? अच्छा मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना, कहकर कार्तिक कॉलेज के लिए निकल गया। कॉलेज में अमित जी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही चंदन को कार्तिक आता दिखा, वो उसके पास आया और कहा, कार्तिक, ऑफिस रूम में कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मुझसे यहाँ मिलने कौन आएगा? सोफिया के डैड, श्रुति ने सामने से आते हुए कहा। पर वो मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? कार्तिक ने हैरानी से कहा। वो तो उनसे मिलने के बाद ही पता चलेगा, चंदन ने कहा और फिर तीनों ऑफिस रूम की ओर बढ़ गए। चंदन और श्रुति बाहर ही रुक गए। कार्तिक अंदर आया। वहाँ अमित जी के अलावा और कोई नहीं था। हेलो सर, कार्तिक ने अमित की पर्सनैलिटी देखकर यही कहना सही समझा। हेलो कार्तिक, अमित ने सधी हुई आवाज में कहा। आप इस वक्त यहाँ पर? सब ठीक तो है ना? कार्तिक ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा। नहीं कार्तिक, कुछ ठीक नहीं है। तुम तो जानते ही हो
कि सोफिया तुम्हें दिलो जान से चाहती है और अब तुम उसकी जिद बन चुके हो। बचपन से लेकर आज तक मैंने उसकी हर ख्वाहिश, हर ख्वाब पूरा किया है, पर अब तुम्हें पाने की उसकी जिद एक जुनूनियत का रूप ले चुकी है और ये उसके और तुम्हारे दोनों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है बेटा, अमित जी ने कहा। अंकल, सोफिया बहुत अलग लड़की है, वो मेरे साथ नहीं रह पाएगी, पर वो तुमसे प्यार करती है और तुम्हारा प्यार उसे बदल देगा बेटा। उसे बदलने के लिए मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता। एक बार पहले भी उसकी वजह से मेरी दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। वो तुम्हारे लिए पागल है, वो तुम्हें किसी और के साथ कैसे देख सकती है भला? वो सनकी है सर, वो किसी भी हद तक जा सकती है। एक वक्त था जब शायद मैंने उससे प्यार किया था, पर अब वो मेरे प्यार के लायक नहीं है, कहकर कार्तिक जाने लगता है। वो इस वक्त हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से जूझ रही है बेटा। अमित जी की बात सुनकर कार्तिक रुक गया और पलटकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बेटा, कल रात उसने अपने हाथ पर शीशे के टुकड़े से तुम्हारा नाम लिख लिया। खून बहुत बहने के बाद भी उसकी जान तो किसी तरह बच गई, पर अब वो एडमिट है। कहते कहते अमित जी रुआसा हो जाते हैं। अंकल, ये सब सोफिया ने ये सही नहीं किया। कार्तिक, सिर्फ तुम ही हो जो उसे इस सब से बाहर निकाल सकते हो। अंकल, पर मैं कैसे? कार्तिक परेशान होकर बोलता है। सोफिया की जिंदगी में वापस आ जाओ बेटा, उसे अपना लो। मुझे पूरा विश्वास है तुम्हारे साथ रहकर वो संभल जाएगी। उसे इस वक्त किसी की जरूरत है तो वो तुम हो। सॉरी अंकल, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। सोफिया मेरे लिए सही नहीं है अंकल। मैं जानता हूँ बेटा, पर उसकी जिंदगी बचाने के लिए तो कर सकते हो ना? मैं कुछ समझा नहीं अंकल। सोफिया बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है, पर वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हो सकता है तुम्हारा प्यार उसे बदल दे। कार्तिक खामोश हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या ना करे। अमित जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस वक्त तुम ही हो जो उसे बर्बाद होने से बचा सकते हो। इसके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे आगे हाथ जोड़ सकता हूँ बेटा। सोफिया को बचा लो। अमित कार्तिक के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। ये आप क्या कर रहे हैं अंकल? प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं सोफिया को समझाऊंगा। कार्तिक ने अमित जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अमित जी ने आंखों में आंसू भरते हुए कहा। कुछ देर बाद कार्तिक वहाँ से उठकर जाने लगा तो अमित जी ने कहा, कार्तिक, सोफिया से मिलने हॉस्पिटल नहीं आओगे? शाम को आऊंगा अंकल, कॉलेज खत्म होने के बाद, कहकर कार्तिक वहाँ से चला गया। उलझनों से घिरा कार्तिक अपनी क्लास में आकर बैठ गया। सब अच्छा चल रहा था, फिर ये मुसीबत अचानक से आ गई। कार्तिक के दिमाग ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद कार्तिक कॉलेज से सीधा हॉस्पिटल गया। अमित जी उसे वार्ड के बाहर मिल गए। कार्तिक को वहां देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने कार्तिक से अंदर जाने का इशारा किया और खुद अपनी पत्नी के साथ बाहर बैठ गए। कार्तिक धड़कते दिल के साथ अंदर आया। पहले नंदिनी, अब सोफिया। आखिर हो क्या रहा है उसके साथ? उसने देखा सोफिया के हाथ पर पट्टियां बंधी हुई है और दूसरे हाथ में ड्रिप लगी हुई है। कार्तिक को देखते ही सोफिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ से ड्रिप हटाई और दौड़कर कार्तिक के गले लगते हुए कहा, आई न्यू इट कि तुम जरूर आओगे, बिकॉज यू लव मी एंड आई लव यू ऑल्सो। कार्तिक हक्का बक्का सा खड़ा सोफिया की बातें सुनता रहा। सोफिया आकर बेड पर बैठ गई। कार्तिक भी उसके सामने पड़ी कुर्सी पर आ बैठा और गर्दन झुकाकर कहने लगा, तुमने ये सब क्यों किया सोफिया? बिकॉज आई लव यू एंड आई कांट शेयर यू, यू आर माइन। सोफिया, तुम्हारी और मेरी दुनिया बहुत अलग है। वी कांट स्टे टुगेदर। ऐसा मत कहो कार्तिक, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सोफिया साइको की तरह बात करने लगती है। सोफिया, कार्तिक, आई लव यू एंड नंदिनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैं बदल लूंगी खुद को, जैसा तुम चाहोगे वैसी बन जाऊंगी। सोफिया, यू नीड रेस्ट नाउ। प्रॉमिस मी कल मुझसे मिलने आओगे? आई लव यू कार्तिक। बाय। कार्तिक सोफिया को वहाँ छोड़कर चला गया। जितना वो इन सब चीजों से निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही फंसता जा रहा था। वो बाइक लिए देर तक सड़कों पर घूमता रहा, पर कुछ समझ नहीं आया। चीजें सुलझने की बजाय और उलझती जा रही थी। कार्तिक इस बारे में नंदिनी को बताकर उसे भी परेशानी में नहीं डालना चाहता था, इसलिए अकेला ही वो इससे जूझता रहा। उधर नंदिनी कार्तिक को पाकर खुश थी और अपने आने वाले कल के सपने देखने में गुम थी।
राजवीर को फिर से पाकर मौली भी अब बदलने लगी थी। दोनों में दिन भर मैसेज से बातें होने लगी। कार्तिक सबके सामने ठीक होने का बस दिखावा कर रहा था। उसके अंदर चल रहे तूफान को सिर्फ वही समझ सकता था। कुछ दिन यूं ही निकल गए। एक सुबह मौली राजवीर से मैसेज में बातें कर रही थी कि तभी मौली ने मैसेज किया, मुझे तुमसे मिलना है। मौली, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। ओके, फिर आज शाम अगर तुम कानपुर आ पाओ। मैं कानपुर ही हूँ मौली। तो फिर मैं आ जाती हूँ तुमसे मिलने। नहीं मौली। क्यों? क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते? मौली उदास हो जाती है। मिलना चाहता हूँ, पर मैं खुद तुम्हारे घर आऊंगा। क्या? मौली की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ आ जाते हैं। हाँ मौली, उस रात मैंने घर न आकर बहुत बड़ी गलती की थी। अब उसी गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगना चाहता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? मौली की आंखों में आंसू भर आते हैं। हमारे प्यार की कसम मौली, मैं आज शाम जरूर आऊंगा। बस मेरा इंतजार करना। उस रात की तरह धोखा तो नहीं दोगे? मौली की आंखों में फिर से उदासी घिर आती है। मौली, वो गुजरा हुआ वक्त है। बार बार उसे याद करके खुद को दुख मत पहुंचाओ। हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल से बहुत खूबसूरत होगा। सच कह रहे हो? तुम्हारी कसम। राजवीर, मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मौली, आई लव यू। आई लव यू टू राजवीर। आज शाम तुम्हारा इंतजार रहेगा। मौली आज बहुत खुश थी। कितने समय बाद राजवीर से मिलने वाली थी, वो भी बिना किसी शिकवे गिले के। शाम को उसने राजवीर की पसंद के कलर का सूट पहना। कितने दिनों बाद वो अच्छे से तैयार हुई थी। रंजना ने देखा तो होठों पर मुस्कान तैर गई। जैसे ही दरवाजे की बेल बजी, मौली दौड़ते हुए गई और धड़कते दिल से दरवाजा खोला। सामने राजवीर खड़ा था। पीले रंग का शर्ट जो मौली को हमेशा से पसंद था, उसके नीचे ब्लैक पैंट, हाथ में घड़ी, उंगली में एक चांदी की बनी अंगूठी जो कभी मौली ने ही उसे गिफ्ट की थी। चेहरा अब भी वैसा ही था। पहले दाढ़ी रखता था, अब क्लीन शेव। आंखों पर हल्की फ्रेम का नजर का चश्मा था। मौली की नजरें बस राजवीर पर जमी रही। उसे लगा वो आगे बढ़कर उसे गले लगाएगा, पर राजवीर ने एक नजर मौली पर डाली और आगे बढ़ गया। मौली अवाक सी खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। नमस्ते, कार्तिक ने रंजना को देखकर कहा। नमस्ते, मैंने आपको पहचाना नहीं, रंजना ने कहा। जी, मैं नंदिनी का भाई हूँ राज। राजवीर कहते कहते रुक गया। राजवीर नंदिनी का भाई है जानकर मौली के तोते उड़ गए। आओ बेटा, कहते हुए रंजना उसे हॉल में ले आई। राजवीर को बैठने का कहकर रंजना अंदर किचन से पानी लेने चली गई। इससे पहले राजवीर को ना अखिलेश जी ने देखा था, ना ही रंजना ने। मौली राजवीर के इस अजनबी बनने के व्यवहार से खींच उठी और दूर खड़ी उसे घूर कर देखने लगी। रंजना पानी का गिलास ले आई। राजवीर ने पानी पिया और कहा, नंदिनी कहाँ है? उससे मिल लूं? हाँ, वो सामने कमरे में है बेटा, तुम जाकर मिल लो, रंजना ने बड़े अपनेपन से कहा। राजवीर उठकर नंदिनी के कमरे की ओर बढ़ गया। रंजना कॉफी बनाने किचन की ओर चली गई। राजवीर नंदिनी से मिला और जैसे ही कमरे से बाहर आया, मौली ने दोनों हाथों से उसकी कॉलर पकड़ी और उसे गैलरी की दीवार से सटाते हुए कहा, ये सब क्या नाटक लगा रखा है? जब से आए हो इग्नोर करे जा रहे हो। ये तुम क्या कह रही हो मौली? मैं यहाँ नंदिनी से मिलने आया हूँ, राजवीर ने कहा। वाह वाह वाह, क्या मस्त नौटंकी है। नंदिनी तुम्हारी बहन, अच्छा नाटक है, मौली ने मुंह बनाते हुए कहा। वो सच में मेरी बहन है, राजवीर ने मौली के हाथों से अपनी कॉलर छुड़ाते हुए कहा। क्या? पर तुमने तो कहा था ना तुम मेरे लिए आ रहे हो, मौली ने हैरानी से कहा। मैंने ऐसा कब कहा? राजवीर भी हैरान था। सुबह ही तो कहा मैसेज करके, मौली ने कहा। मैसेज? मैं तुम्हें मैसेज क्यों करूंगा मौली, मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, राजवीर ने परेशानी से खींचते हुए कहा। मौली ने अपना फोन राजवीर को दिखाया, साथ ही दिखाई 1 महीने की सारी चैट जो उसने की थी। राजवीर ने नंबर देखा और कहा, ना तो ये नंबर मेरा है, ना ही मैंने तुम्हें ये मैसेज भेजे हैं। अब हैरान होने की बारी मौली की थी। उसने राजवीर की आंखों में देखते हुए कहा, अगर तुमने ये मैसेज नहीं भेजे तो फिर भेजे किसने? कौन है जो हम दोनों के बारे में इतनी जानकारी रखता है? आशा करती हूँ दोस्तों, कहानी का ये भाग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आपको अगर मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे
इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।